गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ICAR का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री के बाद है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद है हमारा अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद है हमारा मेंसुरेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और प्रोबेबिलिटी, ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि 2018 का जो मैथ्स का सेक्शन आया था जिसमें 25 क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उन क्वेश्चंस को है जो अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर को सॉल्व करवाने के बाद आपको क्वेश्चन वाइज हर चैप्टर की मैं तैयारी करवाऊंगा ज्वाइन इंडियन नेवी चैनल पे। तो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस सेक्शन के बाद मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आऊँगा विद कंसेप्ट, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। ये हो गया ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। उन्होंने बोला है कि tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1। आपने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इधर T का मतलब है tan, S का मतलब है साइन, और C का मतलब है कोस, P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और B का मतलब है बेस। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, साइन की जो वैल्यू है वो होती है हमारी P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस की हमारी वैल्यू होती है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan की हमारी वैल्यू होती है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इधर हमने इस क्वेश्चन में हमें tan दिया है ना, तो ये हो जाएगा P/B। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं हो तो हम डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और बेस की वैल्यू भी 1 है। तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप जैसे जैसे मेरे साथ रहेंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, hypotenuse square h square is equal to sum of p square which is perpendicular and b square। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, क्योंकि स्क्वायर जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √2, मतलब AC आ गया √2, BC हमें 1 दिया था और AB हमें 1 दिया था। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 sin A इंटू कोस A। तो 2 sin A क्या होता है P/H, इंटू कोस A क्या होता है B/H। तो 2 परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 डिवाइडेड बाय √2, और बेस कितना दिया है 1 डिवाइडेड बाय √2। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू √2 होता है 2, कट के आंसर 1। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको पता लग गया कि ये जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसमें सोना मतलब साइन जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, वो क्या आई √2। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमारा आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 1। आंसर कितना आया 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot A आ जाएगी 8/15। मैंने अभी तक आपको साइन के बारे में बताया,
कोस के बारे में बताया, अब टेन के बारे में बताया। साइन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसीकेंट, और जो कोस का उल्टा होता है 1/कोस उसको बोलते हैं हम सीकेंट, SEC। और जो टेन का उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं? कोट, COT, कोट। तो जैसे हमारा टेन था P/B, तो कोट क्या हो जाएगा? जो कोट होता है टेन का उल्टा, वो हो जाएगा B/P। मतलब ये जो वैल्यू है हमें B/P की दे रखी है, मतलब हमारा बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। बेस 8 है और परपेंडिकुलर है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है h² P² प्लस B²। तो 64 प्लस 225, 64 कैसे? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 289। h² इज इक्वल टू 289। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? √289, वो होता है 17। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17। अब हमसे पूछा क्या है? साइन ए। साइन ए होता है P/H। तो P कितना दिया है हमें? 15, H कितना है? 17। और पूछा है सीकेंट ए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपका सीकेंट ए कितना आया। एक बात का ध्यान रखना कि सीकेंट ए की वैल्यू जो हमारी कोस की वैल्यू है उसकी उल्टी होगी। कोस की वैल्यू होती है B/H, तो सीकेंट ए हो जाएगा हमारा H/B। बस अब आपने न्यूमेरिक वैल्यू हमें मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बतानी है कि आपकी सीकेंट ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये एज ए होमवर्क हुआ आपके लिए, सीकेंट ए कितना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें पता लगा कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसीकेंट, कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कोट। मतलब अगर साइन की वैल्यू P/H है तो कोसीकेंट की वैल्यू हो जाएगी H/P, और कोस की वैल्यू अगर B/H है तो सीकेंट की वैल्यू हो जाएगी H/B। ऐसे ही टेन की वैल्यू अगर P/B है तो कोट की वैल्यू हो जाएगी B/P। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका आंसर आया साइन ए 15/17। बट सीकेंट ए का आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है, हमने ये सारा फाइंड आउट करना है। तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है हमारा B/P। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, P² प्लस B²। तो बेस कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर हुआ 49, और परपेंडिकुलर कितना है? वो है हमारा 64, 8 मतलब, और उसका स्क्वायर हो गया 64। दोनों को ऐड करा, ये आ गया 113। h² इज इक्वल टू 113। तो h की वैल्यू क्या आ गई? √113। अब हम इस रूट को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमें इसे एज इट इज लेके चलना पड़ेगा। एज इट इज मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? √113। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बस आपने वैल्यू पुट करनी है। पहले साइन थीटा निकालो, वो क्या होगा? साइन थीटा होगा P/H। परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें? 8। H कितना है? दिस। कोस थीटा क्या है? वो है हमारा B/H। वो B कितना है? B है हमारे पास 7, और H हमने अभी निकाला √113। बस इधर वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। क्या आया? 1 प्लस 8/113 इंटू 1 माइनस 8/113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/113 इंटू 1 माइनस 7/113। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो होता है a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। तो ये आ जाएगा हमारा 49/64। 49/64। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक कंसेप्ट है वो है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा कोसीकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा कोट।
साइन की वैल्यू क्या होती है p बटे एच, कोस की वैल्यू क्या होती है b बटे एच, और tan की वैल्यू क्या होती है p बटे b। p क्या है परपेंडिकुलर, h क्या है हाइपोटेन्यूज और b क्या है बेस। और इसमें मेन रोल क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसे त्रिभुज पे लगती है जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का हो। कितने का हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर आया हमारा 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज तो हमें याद नहीं है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि आपने वैल्यूज कैसे याद रखनी है। अभी सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो tan 30 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। बस वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1/√3। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया एलसीएम। √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2/√3 प्लस 1, 2/√3 प्लस 1। तो ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये आए थे ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें आपने 2 चीज़ें पढ़ी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैं इसको आपको इस भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको पेपर में याद रहे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो सोना है इसका उल्टा होता है कोसिकेंट, और ये जो चांदी है इसका उल्टा होता है सीकेंट, और ये जो तोले है इसका उल्टा होता है कोट। और ये जो वैल्यूज़ है कि tan 30 sin 30 कोसिकेंट 30, इसके लिए आपको हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहना है, क्योंकि इस प्रैक्टिस मतलब इस प्रीवियस ईयर सेट के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेबल को याद कैसे रखना है। टेबल हम याद नहीं करेंगे, हम टेबल को बनाएंगे। वो आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेबल को बनाना कैसे है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक वो टेबल कभी याद नहीं किया, मैंने टेबल बनाया है। बस याद नहीं करना, सिर्फ बनाना है मेरे साथ। ठीक है, तो ये आपको पता लगे कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। इसमें क्या है, आपको ये जो स्टेटमेंट दिया आपने इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अब उन्होंने बोला कि एक ट्रेन है, वो 360 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करना है। हमने क्या करा, उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड को हमने बढ़ा दिया कितने से 5 किलोमीटर पर आवर से। तो जो 360 उसने टाइम लेना था कवर करने के लिए, उसने 1 घंटा कम लिया। मेरी बात समझो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s = d/t। डिस्टेंस दिया है हमें 360, टाइम का कोई मेंशन नहीं है, तो s = 360/t। ठीक है, ये बात थी जब ट्रेन जो है अपनी नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम में चल रही थी। अब हमने क्या करा, स्पीड को बढ़ा दिया। मतलब पहले स्पीड हमारी s थी, हमने उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया। तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है उसने। तो टाइम में क्या हुआ, टाइम जो है वो 1 आवर उसने कम लिया। अगर वो 4 बजे पहुंचती थी, स्पीड बढ़ाने पे वो 3 बजे पहुंच गई, तो टाइम में से हमें 1 आवर क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अब इस s की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, ये 360/t। इसको इधर पुट करो, 360/t प्लस 5 = 360t-1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इधर एलसीएम ले लो। 360 प्लस 5t डिवाइडेड बाई t = 360t-1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, 360 प्लस 5t इंटू t-1 = 360t। फिर इस सारे को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, ये आ जाएगा 360t माइनस 360 प्लस 5t² माइनस 5t = 360t। 360t से 360t कैंसिल, हमारी इक्वेशन क्या बनी, 5t² माइनस 5t माइनस 360। अब आपको पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि
इसको सॉल्व करने का जैसे जैसे आप मेरे साथ बनोगे, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो पहले तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी अब हमारी इक्वेशन रहेगी टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 72। इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 को 72 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 72। अब आपने 72 को ऐसे मतलब 72 के ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करके आपका -5 आए। आप बोलोगे सर 72 तो होता है 8 9 जा 72 होता है, हाँ होता है, इधर टी आएगा टी 8 9 दा 72। अब और हम अगर 9 में से 8 निकाले तो कितना बचता है 1, मतलब बन गई बात। मतलब टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8t माइनस 72, इन दोनों में से t को कॉमन ले लो, t माइनस 9 प्लस 8t माइनस 9, तो t प्लस 8 और t माइनस 9। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 8 और 9 प्लस 9। तो अब आपको पता है कि रुक जो मैं इसको एक बार इरेज कर दूं। टी की वैल्यू कितनी आई थी -8 और 9। टाइम जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इस वैल्यू को हमने लेना नहीं। हमारा टी कितना आया 9। हमसे क्या पूछा है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s डिस्टेंस दिया है 360 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हमारी ट्रेन थी वो भाग रही थी। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें लगा है कि जब भी आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम जो है वो आपका कम लगेगा, जब आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम जो है वो आपका बढ़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे और जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ आपको वो समझ आ रही होगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये बोलता है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। अब आपको कंसेक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब अगर मैं आपको बोल दूं 5 कंसेक्यूटिव नंबर तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये लगातार है ना, मतलब जो आपने नंबर लेने हैं अगर वो कंसेक्यूटिव है तो लगातार लेने हैं। अब इन्होंने कौन से बोले हैं ओड पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ओड नंबर होता है 1 और उसके बाद होता है 3 5। तो ये जो है ये है ओड कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार ओड नंबर, क्योंकि 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है 3 के बाद कौन सा आता है 5, इसके बाद आएगा 7। ये है हमारे लगातार ओड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब उन्होंने बोला ना 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हमने फर्स्ट को ले लिया x, दूसरे को ले लिया x+2। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है मतलब x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर वो किसके बराबर है 290। किसके बराबर है 290। इसको सॉल्व कर लो। x² ये a+b का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा x² 4, इधर 4x इज इक्वल टू 290। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x² कितने हो गए 2x² प्लस 4x 290 माइनस 4। हमारी इक्वेशन क्या बन गई x² 4x, ये आ जाएगा हमारा 286। 2x² 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जैसे मैंने आपको पीछे फैक्टर बनाने सिखाया आपने वैसे ही करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें से पहले 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया x² 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो पूरी इक्वेशन अब हमारी क्या बनी x² प्लस 2x माइनस 143। इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1 को 143 से मल्टीप्लाई किया 143। अब हमने 143 के ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं जिनको जोड़ के हमारा 2 आता हो या माइनस करके 2 आता हो। वो हो जाएंगे 11 इंटू 3। 11 इंटू 3 कैसे वो होते हैं 143 और 13 में से अगर हम 11 को घटाएं तो कितना आता है 2।
तो हमारी x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 13 और -11, ठीक है, 13 और -11, ठीक है। तो माइनस में तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि उन्होंने क्या बोला है पॉजिटिव, तो x कितना आ गया 13, तो एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो ये आ गया, ये ओड है। अब दूसरा क्या है x + 2, तो दूसरा क्या आ जाएगा 13 + 2 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 13 और 15 ऐसी संख्याएं हैं जिसका जो सम का स्क्वायर है वो कितना बनता है 169। आप करके देख लो, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर ये 290 बन गए तो हाँ 13 और 15 उनके स्क्वायर का सम 169, ठीक है ठीक है ठीक है। आपका आंसर क्या है 13 और 15, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन आया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये आपको अलजेब्रा में से आया है, आपने इसकी जीरोज निकालनी है। जीरोज मतलब आपने इसकी सिफर, सिफर बोलते ना हम उर्दू में, सिफर निकालनी है इसकी। मतलब ये जो इक्वेशन है ये स्क्वायर है, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो फैक्टर बनाना। फैक्टर बनाना का तो मैंने आपको बता दिया, क्या कि आपने सबसे पहले x² का कोफिशिएंट चेक करना है, कितना है 1, उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कितनी आ गई 10। अब हमने 10 के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जो जिनको प्लस या माइनस करके कितना बनता हो 7। अब 10 कैसे आता है, 10 आता है 5 × 2। देखो अब इसके फैक्टर तो मिल गए। अब देखो कि अगर हम इनको जोड़ें या घटाएं तो 7 बनता है, घटाने पर 7 बन रहा है, 5 - 2 नहीं 3 आएगा, जोड़ने पे बन रहा है 5 + 2 7। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है x² + 7x + 10, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे x², 5x, 2x + 10, इनमें से x कॉमन ले लो, x + 5 + 2x + 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -5 - 2, क्योंकि ये = 0 चलता है ना, x + 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही क्वेश्चन पूछा था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको अलजेब्रा में से पूछा है। किसमें से, अलजेब्रा में से। अगर आपको जीरोस दे रखी हैं, देखो जैसे जैसे आप मेरे साथ ज्वाइन इंडियन नेवी के चैनल पे बने रहोगे आपको एक चीज पता लगेगी कि सम ऑफ जीरो वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है हमारा c/a, ठीक है। अब हमें ये -b/a की वैल्यू दे रखी है -3 और c/a की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है, c/a की वैल्यू दे रखी है 2। अब एक अगर हमने इनमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, एक फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो x² एज इट इज, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +3x एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है 2। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2। चलो आपके लिए होमवर्क है कि आपने इसकी जीरोस निकालनी है, ठीक है, फैक्टर मेथड से आपने जीरोस निकालनी है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर मेंशन करना है। हमसे तो ये पूछा था ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आगे हमारा ये एडिशनली मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने इसकी क्या है जीरोस निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अलजेब्रा में से पूछा था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है
कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज 18. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. पहले तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है x, और एक इरेजर की जो कॉस्ट है वो कितनी है y. तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x, 3 इरेजर की कितनी हो जाएगी 3y इज इक्वल टू 9. बन गई एक इक्वेशन. अब है 4 पेंसिल 4x, 6 इरेजर 6y, कितने हैं 18. ये जो 2 इक्वेशन आ गई हैं इसको आप सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है. अब जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड होते हैं. एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. तो इनमें से मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आप इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक में से वैल्यू उठाई और दूसरे में रख दी. हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी 2x 9 माइनस 3y, क्योंकि इधर प्लस के थे ये इधर जाके क्या हो गया माइनस. अब x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 क्या था इधर मल्टीप्लाई में और इधर जाके क्या हो गया डिवाइड में. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 2. अब इधर पुट कर दो 4, x की वैल्यू क्या थी 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18. अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 बराबर 18. मतलब इस क्वेश्चन में आपकी x और y की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि दोनों क्या आगे बराबर, दोनों क्या आगे बराबर. 18 बराबर 18. तो इस क्वेश्चन में आपका जो आपने ऑप्शन अटेम्प्ट करना है वो आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. ये भी आपको अलजेब्रा में से पूछा था. मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया. जैसे मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखाऊंगा और एक सबसे आसान हिट एंड ट्रायल मेथड भी सिखाऊंगा. बस आपको हमारे साथ ज्वाइन इंडियन नेवी चैनल पे बने रहना है. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26. हमने मान लिया कि 2 नंबर है वो हमारे एक ए है एक बी है. इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 26 और बोला है कि जो एक नंबर है वो दूसरे के कितने 3 गुना है. मतलब a इज इक्वल टू 3b. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3b, इधर पुट कर दो. 3b माइनस b इज इक्वल टू 26. 3b में से हम अगर एक b निकाल दे कितना रह जाएगा 2b इज इक्वल टू 26. b की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 बटे 2 13. b कितना है 13. मतलब एक नंबर हमारा 13 है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 गुना 13 39. तो आपका आंसर क्या है a इज इक्वल टू 39. एक नंबर है हमारा 39 और b है हमारा 13. b है हमारा 13. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. ये भी आपसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है. काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन था. मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम में 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं. तो मैं आपको पूरे जो आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं सारे आपको करवाऊंगा क्वेश्चन वाइज और उसमें कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा. फिर मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा में 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हिट एंड ट्राई. फिर मैंने बताया कि साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टैन का उल्टा कोट. तो ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज करेंगे. ये तो क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसे आता है. पेपर का लेवल अच्छा आता है तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th. हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको अलजेब्रा में से पूछा है. ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपने बस क्या करना है स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उसको एक आसान भाषा में उतारना है और सॉल्व करना है. जैसे अब उन्होंने बोला है कि इफ बी एड 1 टू द
न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को हम हिंदी में बोलते हैं हर, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं अंश। मतलब जो हमारी फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन ले ली x बाय वाई, हमने न्यूमिनेटर में से एक को माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में हमने न्यूमिनेटर में हमने एक को ऐड करा है, जोड़ा है, और डिनोमिनेटर में हमने एक को घटाया है, घटा दिया। फिर उसने बोला कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसके बराबर आ गई, 1, मतलब x प्लस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी बात बोला उन्होंने कि अगर हम हमारा जो हर है, न्यूमिनेटर है, उसको ऐसे ही रहने दे, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक को ऐड करें तो हमारी कितनी बन जाती है, 1/2। कितनी बनती है, 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 लगा लो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें आपकी मर्जी है, चाहे आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करो, चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, बट आपको एलिमिनेशन, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको एलिमिनेशन नहीं आता, तो आपने इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपने करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपने एक वेरिएबल को उड़ाना है कंप्लीटली। ठीक है, अब मैंने x वेरिएबल को उड़ाना है, इधर कितना है 2x, इधर कितना है x, तो इधर 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y माइनस 4। ठीक है, अब देखो इधर भी 2x बन गया, इधर भी 2y बन गया, इधर भी 2y बन गया। आप y को भी कर सकते हो। ठीक है, आप y को भी कर सकते हो, मैंने इधर x को करा। फिर जैसे कि हमने हमारे वेरिएबल सेम हो गए, वेरिएबल हमारे सेम हो गए, तो एक आ गया हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, एक आ गया हमारा, क्या थी वो इक्वेशन, वो हम बना लेते हैं, x अपॉन वाई प्लस 1 1/2, वो होगी हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, क्या आ जाएगी, 2x माइनस वाई 1। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं या घटाऊं। आप बोलोगे सर इनको माइनस करना पड़ेगा तभी ये कट जाएंगे, मैंने माइनस कर दिया, माइनस करा, ये तो कैंसिल आउट हो गए। माइनस में ना जो ये हमारी नीचे वाली टर्म है, इसके साइन चेंज होते हैं। 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, y के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब इनको सॉल्व करो, -2y प्लस y, ये हो जाएंगे -y, और -4 -1 -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बस y की वैल्यू इधर पुट कर दो, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब x बटे y कितना है, x कितना आया 3, y कितना है 5, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। ये थी हमारी फ्रैक्शन 3/5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको अलजेब्रा, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट सम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको घर पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। बस आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन तो यूँ निकल जाएगा आपका चुटकियों में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सम है। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के आप डर गए होगे, ओ भाई ये क्या आ गया, बट कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक बस स्टैंड है बेंगलोर में, उन्होंने बोला कि 2 टिकट अगर हम मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट हम यशवंतपुर के लिए बाय करें तो टोटल कॉस्ट आती है हमारी 46। तो मैंने बोला कि जो टिकट हम मलेश्वरम के लिए ले रहे थे उसको ले लिया x, और जो हम यशवंतपुर के लिए ले रहे थे उसको ले लिया y। तो 2 टिकट कितनी होगी 2x, और 3 टिकट कितनी होगी 3y। इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 46। एक इक्वेशन बन गई। फिर बोलते हम अगर इससे भी ज़्यादा टिकट लें, मतलब मलेश्वरम के लिए हम 3 टिकट लें और यशवंतपुर के लिए हम 5 टिकट लें, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y। इसकी कॉस्ट कितनी है 74। फिर 2 इक्वेशन बन गई।
दो इक्वेशन बन गई, बस आप इसको चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। अब मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ ताकि आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो मैं इधर फिर x को उड़ाऊंगा, देखो अब इधर 2 है इधर 3 है। आप बोलोगे सर इधर तो दोनों ही नहीं सेम, तो आपने क्या करना है, आपने एक इन दोनों इक्वेशंस को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है जहां 2 और 3 सेम हो। मतलब जैसे 2 के टेबल में, मतलब 2 और 3 के टेबल में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में आती है, जैसे 2 3 द 6 और 3 2 द 6। मतलब इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से करो। ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 138। 138 कैसे, 46 इंटू 3। और इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब x सेम हो गया, बस इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 148। अब माइनस कर दो बस और साइन चेंज कर दो, इधर प्लस का है ये माइनस, इधर प्लस का है ये माइनस, ये कट गया। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब जो हम यशवंतपुर के लिए टिकट ले रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी है 10 रुपये, रुपीज़ 10। ऐसे ही x की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू इधर रख दो, y की वैल्यू हम इधर रखेंगे ये क्या आ जाएगा 3x। y की वैल्यू जब हम इधर रखेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x। y की वैल्यू इधर रख दो, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। y की वैल्यू मैंने इधर रखी, ये आ जाएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 46, 2x इज इक्वल टू 16x इज इक्वल टू 8। मतलब यशवंतपुर के लिए टिकट का प्राइस कितना था 10 रुपये और मालेश्वरम के लिए कितना आया 8 रुपये। तो ये था हमारा एक अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस क्या करा हमने, इक्वेशन लिखी, एलिमिनेशन मेथड लगाया और सॉल्व करा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये भी चुटकियों, मतलब समझ रहे हो ना, 10 सेकंड का ये जो है कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये पता होना चाहिए नो सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालो कि इस जो ये इक्वेशन दे रखी है इसके एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि नो सोल्यूशन की एक कंडीशन होती है, आपने याद रखना है कि फॉर नो सोल्यूशन, जब आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनाइट के लिए क्या कंडीशन होती है, नो सोल्यूशन के लिए, मैनी सोल्यूशन के लिए। बट अभी आप ये याद रखो कि नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब आप बोलोगे सर ये a1 a2 क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट कितना है 3, a2 क्या है ये वाले x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, b1 क्या है y का कोफिशिएंट कितना है 1, और b2 क्या है ये वाले y का कोफिशिएंट k माइनस 1। ये इसके साथ ये इसके साथ, ये हो जाएगा 3 इंटू के माइनस 1 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 2k माइनस 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। 10 सेकंड का ये जो है सोल्यूशन है। अगर आपको इसकी कंडीशन पता थी, इसकी कंडीशन अगर आपको पता थी कि नो सोल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपको है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, किसमें से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से। ये बोल रहा है कि x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। अब ये एक लाइन है a b और बीच में एक पॉइंट है p। उन्होंने बोला है कि ये जो p बिंदु है ये दोनों पे समान दूरी पे है। मतलब अगर इधर 1 मीटर की दूरी है तो इधर भी 1 मीटर की दूरी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हमने AP में भी लगाना है और PB में भी लगाना है। A कितना दिया है हमें 7,1 और B कितना दिया है हमें 3,5 और इसके हमने ले लिए x, y। पहले AP में लगाया, वो क्या हो जाएगा वर्गमूल, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PB के लिए ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब अगर बीच में इज इक्वल टू हो तो वर्गमूल से वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। तो हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या रह गया हमारा, अब मैं इस एक बार इरेज कर दूं क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आपको ये जो ICR का मैथ्स का एग्जाम आएगा, मतलब मैथ्स पोर्शन जो इसमें होगा, अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके 25 में से 24 और 23 मार्क्स तो पक्के होंगे, क्योंकि पूरे तो किसी के भी नहीं आ सकते ना, एक आधी माइनर मिस्टेक्स तो हो ही जाती है, क्योंकि आपने अकेला मैथ्स थोड़ा, आपने GK साइंस SST सब अटेम्प्ट करना है ना, तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई, अब हम इसको खोलेंगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, अब आप क्या करो, कटिंग करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा 50 माइनस 14x माइनस 2y, इधर क्या आ जाएगा 25 प्लस 9 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब इसकी हम जब रीशफलिंग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमसे यही पूछा था कि x और y में रिलेशन बताओ, कब, जब जो हमारा AP है वो PB के बराबर है। ठीक है, तो ये आई हमारी रिलेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। इसमें क्या बोला है कि जो ये दो पॉइंट्स है ना, इनमें जो दूरी है वो 10 यूनिट है, आपको ये कोऑर्डिनेट बताना है y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। अभी हमें डिस्टेंस दे रखा है, ये कितना दे रखा है 10, ये x2 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर, मैंने बताया था स्क्वायर रूट इधर जाएगा, जब ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा 64, 8 माइनस 2 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर रूट 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मैं इधर कौन सी वैल्यू y की रखूँ कि मेरा 36 आ जाए। आप बोलोगे सर एक रख के देखते हैं, तो 1 प्लस 3 ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। क्या 16 36 के बराबर है? नहीं। मैं आप बोलता हूँ कि आप 3 रखो, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल। तो मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी हमारी 3। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। बस आपने क्या रखना है, ये जो इसकी कंडीशन है ना ये नहीं बदलनी चाहिए। आपने वैल्यू रख के देखी, आप इधर कोई भी वैल्यू रख के देखो, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, इधर मैंने 3 रख के देखा, 3 से कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है
कि बिंदु -4 6 बिंदु -6 10 और 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला। ये सब जो है ये आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये मतलब आईसीएआर का एग्जाम है, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आएगा आपको, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो 10th के अराउंड घूमेंगे, तो आपको 10th की जो एनसीईआरटी है वो तो बस आपको लपेट देनी है पूरी। उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसको हमने y में लिखना है तो वो हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो ये m1 है, m1 रेशो m2 ये निकालनी है हमने। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 4 और 6 है ना, ये इन दो पॉइंट्स को किस रेशो में काट रहे हैं, वो रेशो निकालनी है हमने। ये जो 4 और 6 है ना, ये हमने बताना है कि इन दो पॉइंट्स को किस रेशो में कट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, उस रेशो को क्या ले लिया, m1 रेशो m2। अब इधर x की वैल्यू कितनी दी है, -4, m1 m2 ऐसे ही, x1 कितना है, x1 है हमारा -6 प्लस m1 एज इट इज, x2 कितना है, x2 है हमारा 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2, ये हो जाएगा -6 m2 प्लस 3 m1, ये हो जाएगा -4 m1 प्लस -4 m2 इज इक्वल टू -6 m2 प्लस 3 m1। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब m1 को m1 की तरफ ले जाओ, m2 को m2 की तरफ ले जाओ, m1 को मतलब ये 3 m1 है, मैं इसको इधर ले गया, ये प्लस के थे, प्लस के उधर जाके क्या हो गए, माइनस के, मतलब -4 m1 -3 m1 इज इक्वल टू, ये -4 m2 को मैं इधर ले गया, ये इधर माइनस के थे, उधर जाके क्या हो गए, प्लस के, मतलब -6 m2 प्लस 4 m2, -4 -3 -7 m1 इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -2 m2, माइनस माइनस कैंसल, मतलब 7 m1 इज इक्वल टू 2 m2। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया हमारा, 2:7। मतलब कि ये जो हमारा -4 और 6 पॉइंट है, ये एक लाइन को 2:6 में काट रहा है, 2:6 में काट रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पता लगा। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि एक पॉइंट एक लाइन को कितने सेक्शन में कट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये भी आपको सेक्शन फॉर्मूला में से है, बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। एक चीज का इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है y नेगेटिव, ये होता है x नेगेटिव। अगर आपकी कोई वैल्यू x एक्सिस पे है तो y पे कितनी होगी, 0। अगर आपकी वैल्यू कोई y एक्सिस पे है तो वो x पे क्या होगी, 0। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट का यूज करा है। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। हमने रेशो निकालनी है, मैंने उस रेशो को k/1 ले लिया। क्या ले लिया, k/1। अब y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू क्या होगी, 0। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 0। m2 की वैल्यू कितनी है, 1। x1 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, k, और इसकी x2 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया हमारा, 5 - k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -5।
तो हमारी रेशो अनुपात क्या आया 5:1। क्या आया 5:1, 5:1। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 17 आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। इसमें आपको ये पता लगा कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि यदि 4 बिंदु दिए हैं आपको, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कर्म में लिए गए हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि एक जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल है ना, ये जो उसके डायगोनल होते हैं ये क्या करते हैं बाइसेक्ट। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब कि एक जगह आके ये कट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब इन दोनों के जो मिड पॉइंट है वो क्या होंगे बराबर। मतलब AC का जो मिड पॉइंट है वो होगा बराबर और BD का जो मिड पॉइंट है वो भी क्या होगा बराबर। मिड पॉइंट का मतलब होता है, मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब AC है ना, ये AC, इसके मिड पॉइंट क्या आएंगे 9 + 6 15/2, ठीक है। और 1 + 4 5/2। BD के क्या आएंगे, BD के आएंगे 8 + P 8 + P/2 और 2 + 3/2। अब हमने कंपैरिजन करना है, x का कंपैरिजन होगा x के साथ और y का कंपैरिजन होगा y के साथ। मतलब 8 + P/2 = 15/2। ये 2 से 2 उड़ाओ, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। कितनी 7। 15 - 8 = 7, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पूछा गया था। इसमें आपको ये पता लगा कि जो मिड पॉइंट होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या करते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्योमेट्री में होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोलते हैं 1/2। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। आपने क्या करना है, बस क्या करनी है वैल्यू पुट। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है -1.5, y2 - y3 मतलब -2 - 4 प्लस x2 y3 की वैल्यू कितनी है 4 - 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है -3 और 3 + 2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -1/2 माइनस नहीं 1/2 9 + 6 - 15 0। मतलब इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 0। बस ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है और वैल्यू पुट करनी है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या करा वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 3 बिंदु दिए हैं संरेख हैं। संरेख मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 0। कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोलिनियर या संरेख बोल दें तो आपने क्या बोलना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल = 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इधर पुट कर दो, ये है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/2 2k + 3 और ये आ जाएगा 4 - 3 - 3 प्लस 6 3 - k।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -4k इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया, -2, मतलब -2k इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई? 0। के की वैल्यू क्या आई? 0। के की वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब ये जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है 4, k, इसको हम लिख सकते हैं 4,0, 4,0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, ये जो अब क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपको आया है मेंसुरेशन में से। किस में से? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब जिसमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके बारे में बोला होगा। ठीक है, जब आप मेरे साथ ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की स्लैंट हाइट क्या होती है। बट अभी हम ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर का लेवल कैसे आता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 उन्होंने बोला है कि एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, मतलब एक कोन है उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और उसका बेस दिया है 6 सेंटीमीटर। उसको हमने एक स्फीयर की फॉर्म में बना दिया। अब हमने क्या करना है, उस स्फीयर का रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है उसकी। ठीक है, अब आपको कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम एक बार मेरी याद रखना कि जब भी हम किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बनाते हैं तो फर्क किस में आता है? फर्क उसके वॉल्यूम, उसके आयात में आता है। ठीक है, आयतन में आता है। ठीक है, जैसे मैंने एक स्क्वायर से रेक्टेंगल बना दिया तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल के वॉल्यूम में। अब हमने कोन बनाया है ना, कोन था, कोन से हमने क्या बना दिया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 से 3 उड़ाओ, पाई से पाई उड़ाओ, ये आ गया आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आर कितना दे रखा है? 6 गुणा 6 और एच की लिखना है 24 आर क्यूब। आर क्यूब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 216। अब आर क्यूब इज इक्वल टू 216 और आर कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 216 6। मतलब कौन से हमने जो स्फीयर बनाया उसकी त्रिज्या कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। कैसे आई? जब भी हम एक चीज से दूसरी चीज को बनाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है जो उनका, वो क्या हो जाता है? बराबर। बस एक के आयतन को दूसरे के आयतन से कंपेयर करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक का वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम को मैंने स्फीयर के वॉल्यूम से कंपेयर किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब है क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या 4.2 है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट करा? सिलेंडर में। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और इधर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई उड़ाओ। ठीक है, अब 4/3 इंटू आर कितना दे रखा है? 4.2, 4.2, 4.2। इधर आर कितना दे रखा है? 6 एच हमने निकालना है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। कैसे आई? बाय 10 पॉइंट को हटा दो। ठीक है, पॉइंट को हटा के सॉल्व करना, आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.74 सेंटीमीटर। बस मैं आपको इधर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ से अगर हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो उनका वॉल्यूम क्या है? बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी में से। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या आया है कि एक डेक है। डेक मतलब एक ताश का पूरा वो एक दत्था है, उसमें कितने कार्ड होते हैं? 52, 52 कार्ड होते हैं। उसमें से हमने एक कार्ड निकाल लिया। एक कार्ड निकाला तो हमसे पूछा है कि वो कार्ड एस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस मतलब जिसपे ए लिखा होता है, ए, इक्का। क्या? इक्का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन गिवन ऑब्जर्वेशन।
अब टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमें पता है 52, क्योंकि एक ताश में कितने पत्ते होते हैं 52। अब गिवन ऑब्जर्वेशन इक्के कितने होते हैं एक ताश में 4, 1/13, 1/13, मतलब एक ताश में इक्के की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1/13, ठीक है 1/13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्वेश्चन आया है, ये प्रोबेबिलिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना किसके बराबर होता है 1। घटना का होना और घटना का ना होना किसके बराबर होता है 1। ये एक फॉर्मूला है। और मेरी बात एक आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कभी भी 0 नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी और नेगेटिव में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी 0, 1 और इन नेगेटिव फॉर्म। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो पहला ऑप्शन चेक करेंगे 2/3, 1 से छोटी है, छोटी है, ठीक है। -1.5 प्रोबेबिलिटी माइनस में होती है, नहीं होती। 15%, 15% मतलब 15/100, 1 से छोटा है, ठीक है। 0.7 7/10, 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेट था मैथ्स का 2018 का ये ख़त्म होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो और आपने इस क्लास को एंजॉय करा हो। और इसी के साथ अगर आप ICAR एग्ज़ाम के अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने आपको। ICAR स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड टेलीग्राम बैच है, वो टारगेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें आपकी जो क्वेरीज है, आपको कोई क्वेश्चन का कोई क्वेरी है, मैं आपको सॉल्व करके भेज सकता हूँ आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए। अंकित सर भी आपके लिए GS और साइंस की क्लासेस जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो उनके PDF वगैरह भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर बनते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अपना ये मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन वाइज करवाऊंगा, ताकि पेपर में आप 25 में से 23 क्वेश्चन तो ठीक करके आओ, ठीक है। 25 में से 23 क्वेश्चन तो आप ठीक करके आओ। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करिए ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो और कोई भी आपकी क्लासेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।